10th का चैप्टर नंबर 14 दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे that is the list of the topics that are to be covered in this chapter, that is the sources of energy. First is sources of energy, second types of sources of energy, conventional sources of energy, and the last topic of this chapter is the non-conventional sources of energy. All these topics are to be covered in this chapter, that is sources of energy. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेरियस टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी नो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। एनर्जी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, बिकॉज एनर्जी शुड बी मस्ट फॉर द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी जो है वो दो तरह होती है, इसमें जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होते हैं और नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो है वो यही चीजें पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स। सोर्स से आप क्या समझते हैं? एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। कोई भी चीज जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज नोन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब हमें सोलर एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। सन इज द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी का जो हमारा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द सन। विंड एनर्जी कहां से मिलती है? दैट इज फ्रॉम द विंड। विंड एनर्जी हमें विंड से ही मिलेगी। हाइड्रो एनर्जी है, दैट इज फ्रॉम वाटर। वाटर जो है, वाटर का फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वाटर का फ्लो ज्यादा होने से दैट मीन्स वी कैन इजिली gain the energy from the water, and by this energy we can easily rotate the various types of the sources of energy by the hydro energy. Next is the biofuels. Biofuels जो है that is हमें जो ऑर्गेनिज्म से जो मिलते हैं that is अब ऑर्गेनिक मैटर। अब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है that is gain from the plants and the animals, और plants और animals से जो भी हमें organic matter मिलते हैं that is the biofuels. And the last is the geothermal energy. So geothermal energy, and all these are the sources of energy. So let us start with the types of resources. अब हमें कितने तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनसे कि हम उस एनर्जी को जो है वो यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? द सोर्सेज दैट कैन बी रिवाइज्ड। जो सोर्सेज जिनको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, एंड डू नॉट एग्जॉस्ट, और जो कि खत्म नहीं होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे वो सोर्सेज होंगे द सोर्सेज दैट कैन बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन एंड दे कैन बी रिसाइकलिंग, एंड दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, और ये खत्म नहीं होते हैं। सच टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज renewable sources of energy. For example, air, water, wind, all these are the renewable sources of energy, because these sources of energy cannot be exhaust, as well as these sources can be revised again and again. आज हम wind को यूज कर रहे हैं, air को यूज कर रहे हैं, या water को यूज कर रहे हैं, तो मिलियन ट्रिलियन आगे जो हमारी जनरेशन होंगी वो भी उस चीज को क्या करेंगी? यूज करेंगे। पीछे भी उन जनरेशन ने यूज किया। दैट मीन्स दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी are revised again and again, and they do not exhaust. Second type of the sources of energy are the types of the resources are non-renewable source of energy. अब non-renewable source of energy कौन से होंगे? The source of energy that can be exhaust. The source of energy that get exhausted. ऐसे sources of energy जो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं कुछ समय के बाद। वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड व्हेन द जुडिशियस यूज इज नॉट कैरिड आउट, जब उनका कोई भी यूज होता है, जुडिशियस यूज होता है वो कैरिड आउट नहीं होता है, एट दैट टाइम सच टाइप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर टू बी एग्जॉस्टेड। तो ये वो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कुछ समय के बाद यूज करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दीज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। सच टाइप ऑफ द रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूल, अब न्यूक्लियर फ्यूल जो है दैट इज नॉट टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन, नॉट टू बी रिसाइकल्ड, एंड सच टाइप ऑफ द रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। तो न्यूक्लियर फ्यूल जैसे एग्जांपल्स है, तो ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द फ्यूल्स। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फ्यूल्स। अब फ्यूल्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट प्रोवाइड एज एनर्जी, कोई भी चीज जो हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, इज कॉल्ड एज द फ्यूल। एनीथिंग दैट प्रोवाइड एज एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। एंड फ्यूल्स कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो फ्यूल्स हमारी वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब सॉलिड में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सॉलिड दैट मीन्स कोल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। कोल को अगर हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, ईंधन के तौर पर यूज करते हैं, दैट मीन्स कोल इज इन द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड में है तो दैट इज कैरोसिन, कैरोसिन इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। एंड गैसेस, गैसेस में अगर हम देखते हैं तो एलपीजी दैट इज टू बी जनरली यूज्ड इन आवर होम्स। इसको हम होम्स में यूज करते हैं, घरों में यूज की जाती है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ द एलपीजी इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारा एलपीजी में वो क्या है, दैट इज ब्यूटेन। जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज प्रेजेंट इन द एलपीजी, इट इज द ब्यूटेन। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल। किसी भी अच्छे फ्यूल के लिए उसमें कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है, या उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि हम उस फ्यूल को जो है वो क्या कह सके, आइडियल फ्यूल कह सके। दैट मीन्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स that are to be categorized either that fuel is ideal or not. It should be cheap. तो जो ideal fuel है वो कैसा होना चाहिए, cheap होना चाहिए। Ideal fuel should be cheap. तो ये जो है ideal fuel कैसा होना चाहिए, cheap होना चाहिए। It should be easily stored. और जो ideal fuel है that can be easily stored, हम उसको easily क्या कर सकते हैं, store कर सकते हैं। That means that fuel can be easily transportable, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सके। नेक्स्ट इज इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ग्राम फ्यूल को जो है वो बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद वो हमें क्या दे, हाई एनर्जी दे। अगर हम एक 1 ग्राम फ्यूल को जो है वो बर्न करते हैं तो उससे हमें हाई एनर्जी मिलती है, तो दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। दैट मीन्स आइडियल फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। जो आइडियल फ्यूल है उसका जो एक इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एंड इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, दैट टेम्परेचर जो कि ना तो दैट टेम्परेचर विच कैन नाइदर बी हाई नाइदर बी लो। ना वो टेम्परेचर ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ज्यादा लो होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर ज्यादा लो होता है दैट मीन्स उससे हमें जो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा नहीं मिलेगी। दैट रिएक्शन कैन बी वेरी फास्ट। और अगर हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो उस काम को करने के लिए जो वो हमें बहुत समय लगेगा, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो दैट मीन्स for the ideal fuel, good ideal fuel, we can use the moderate temperature. तो ignition temperature एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर हमें एक moderate टेम्परेचर की जरूरत होती है, ना तो हमें ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए और ना ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए। It should not leave any residue. उसको जलाने के बाद जो है वहां पर कोई भी रेजिड्यू जो है वो नहीं बचना चाहिए। उसमें कोई भी हमें रेजिड्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐश जो है वो नहीं होनी चाहिए, या कोई हार्मफुल गैसेस जो है वो नहीं वहां से प्रोड्यूस होनी चाहिए। दैट इज टू बी वेरी डेंजरस टू अवर हेल्थ। सो सच type of the characteristics on the behalf of that we can easily categorize either that fuel is ideal or not.
नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के वेरियस यूजेस क्या है? दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द थर्मल पावर प्लांट्स। तो मेन हमारे फ्यूल जो है वो क्या करते हैं? दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और कहां पर करते हैं? इन द थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जो नेचुरल गैस है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट। नेचुरल गैस कहां यूज होती है? थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स सच एज पैराफिन वैक्स है या लुब्रिकेटिंग मटेरियल है और यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। सो दीज आर द यूजेस फॉर द आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमने जैसे यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पढ़े या एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पढ़े, तो उसके साथ ही नेक्स्ट व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। दे आर नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स they cannot be used again and again, and they cannot be recycled again and again, and they are exhaust, और ये कुछ समय के बाद जो वो खत्म हो जाते हैं। So these are the non-renewable sources of energy and they produce a lot of carbon dioxide। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि क्या कॉज करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड मींस जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद क्या है कि ये टोटली जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? टोटली चेंज हो जाएगा और उससे जो डे और नाइट के ड्यूरेशन है वो भी टोटली चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स carbon dioxide can produce a lot of fossil fuels can produce a lot of carbon dioxide and they cause a major effect in the greenhouse, and next they produce a lot of smoke। fossil fuel जो है ये lot of smoke produce करते हैं और smoke produce करने से क्या है कि they can cause a number of diseases। तो इसमें क्या है? स्मोक से जो है जैसे ही हमारे अर्थ पर जो होगा वो स्मोक का जो विजन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे जो आईज का विजन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और ये जो स्मोक होता है इससे हमारे लंग्स से रिलेटेड नंबर ऑफ डिजीजेस जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, सच एज अस्थमा है या फिर ब्रोंकियस है। ये तो सच टाइप ऑफ द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स व्हेन दे कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारा पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द हाइडल पावर प्लांट। दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द हाइडल पावर प्लांट। इट इज अ अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये क्या है? एक हाइडल पावर प्लांट जो है ये एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लोइंग वाटर की, जो बहता हुआ पानी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइडल पावर प्लांट जो है वो एक इस तरह का सेटअप है या इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्योंकि कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा वाटर जो है वो फ्लो करता है तो फ्लो जो प्रेशर के साथ करता है, तो जब वो फ्लो करेगा और उसमें मोशन होगा तो ऑटोमेटिकली उस वाटर में जो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड, और जो वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो हमारा एक सेटअप जो बनता है वो इस तरह का सेटअप है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। सपोज दीज आर द रेजर्वायर्स, ये क्या है? हमारे रेजर्वायर्स हैं। अब ये रेजर्वायर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? रेजर्वायर्स जो होते हैं ये एक तरह के डैम है जहां पर हमारा वाटर जो होता है वो स्टोर होता है। सो दीज आर द रेजर्वायर्स वेयर वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम्स। उसके बाद रेजर्वायर्स के बाद जो है वो हमारे गेट्स आते हैं। अब ये गेट्स जो होंगे जब वहां से गेट खुल जाएंगे तो ये पानी जो होगा वो वहां से फ्लो करना शुरू कर देगा। अब गेट से होता हुआ वो पानी जो होगा वो कहां पहुंचेगा? वो पहुंचेगा टरबाइन्स में। कहां पहुंचेगा? टरबाइन। और ये टरबाइन जो होगा ये किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा जनरेटर के साथ। ये टरबाइन किसके साथ अटैच होगा?
जनरेटर के साथ। अब ये जनरेटर जो होगा, जैसे ही हमारा पानी जो होगा वो फ्लो के साथ आएगा, तो फ्लो के साथ बहने के साथ वहां पर वो टरबाइन के पास जो होगा वो पानी जो होगा वहां पर रुक जाएगा, और रुकने के बाद जैसे ही वो जनरेटर जो होगा वो चलना शुरू होगा, तो जनरेटर के चलने से टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे वो भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और रोटेट करने से जो होगा वो वाटर जो होगा वो क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, और वहां से जो है ये जनरेटर जो होगा वो पावर लाइन के साथ अटैच होगा। दैट जनरेटर इज अटैच टू द पावर लाइन, और ये पावर लाइन के साथ अटैच करने के बाद क्या होगा, वहां से जो एनर्जी होगी वो प्रोड्यूस होगी, और ये टरबाइन्स के ब्लेड जैसे ही रोटेट करेंगे तो पानी जो होगा वो बहना जो होगा वो शुरू कर देगा, और पानी जो बहता हुआ वो बाहर की तरफ जो होगा वो आउटफ्लो करेगा, और वो पानी जो होगा वो कहाँ गिरेगा, जाकर डैम्स में गिरेगा। सो दिस इज द सेटअप ऑफ द हाइडल पावर प्लांट। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, वाटर स्टोर्ड इन हाई रिजर्वायर्स। इसमें वाटर जो होता है वो कहां पर स्टोर होता है, हाई रिजर्वायर्स में स्टोर होता है, एंड प्रोवाइडेड with gates, और उस reservoirs के साथ क्या होते हैं, gates होते हैं, and these reservoirs are provided with the gates. These gates are open. उसके बाद उन gates को क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, and water is allowed to flow. और जैसे ही वो gates ओपन होते हैं तो वहां से water जो होता है वो allowed to flow, वहां से पानी जो होता है वो बहना शुरू कर देता है, where its potential energy gets converted into kinetic energy. तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वो तेज बहाव के साथ जो पानी वहां से बहेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। एंड दिस एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, उस टरबाइन के ब्लेड्स को क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, एंड व्हिच इज फर्दर, और वो जो टरबाइन होगा, दैट टरबाइन इज फर्दर अटैच विद द जनरेटर। वो किसके साथ अटैच होगा, जो टरबाइन होगा जनरेटर के साथ। एंड व्हेन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर और द जनरेटर, और जैसे ही उस जो आर्मेचर है या जनरेटर है उसकी कॉइल जो होगी वो क्या करेगी, जनरेटर की जो होगी वो मूव करना शुरू कर देगी, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वहां से वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इज द सेटअप ऑफ द हाइडल पावर प्लांट। तो इस हाइडल पावर प्लांट के जो है कुछ जो उसके एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ जो होंगे वो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस जो है उसके क्या क्या है, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लांट में क्या है कि जो वाटर जो है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिलेगा, दैट मींस इट इज लो कॉस्ट वैल्यू। These plants are pollution free, और ये जो हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं ये टोटली क्या होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी गैस की जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। When there is no involvement of the gases, that means that plant is totally pollution free. Construction of dams control floods. जैसे जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम्स की, दैट मींस दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स टोटली कंट्रोल द फ्लड्स, वो बाढ़ वगैरह को जो है वो रोकते हैं। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द हाइडल पावर। अब इसके साथ कुछ उसकी कमियां भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी हाइडल पावर प्लांट्स की। फॉर रनिंग दिस प्लांट, इस प्लांट को चलाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर हमें हाइडल पावर प्लांट चलाना है, दैट मींस फॉर रनिंग दैट हाइडल पावर प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है नीडेड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम डैम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट मींस दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली किसको अफेक्ट करेंगे, फ्लोरा फौना को या बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम्स की, दैट एरिया शुड बी टोटली क्लीन। उस एरिया को जो था वो साफ किया जाता है, और उस एरिया को साफ करने की वजह से ऑटोमेटिकली जो होगी वो बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो अफेक्ट होगी। एंड बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, फ्लोरा एंड फौना से। सो दिस इज द limitations. These are the limitations of the hydel power plant. And after the limitations of the hydel power plant, our next conventional source of energy, the next conventional source of energy is the biomass. हमारा next conventional source जो है hydel power plant के बाद जो होता है, that is the biomass. अब biomass क्या है? It is a waste material produced by the living organisms. ये बायोमास जो है वो एक तरह से क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है जो
किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लिविंग बींग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर डेड मटेरियल ऑफ द लिविंग बींग्स। कोई भी लिविंग बींग्स जो है, जो उनका वेस्ट है, या फिर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनके वेस्ट से या उनके डेड होने के बाद जो हमें मटेरियल मिलता है, दैट मटेरियल इज नोन एज द बायोमास। अब बायोमास जो है वो टाइप्स ऑफ बायोमास जो होती है हमारी वो किस तरह की हो सकती है, टाइप्स ऑफ बायोमास वो आपकी क्रॉप से रिलेटेड भी हो सकती है और अल्कोहल से रिलेटेड भी है, and such type of these types of the biomass are related to biomass. So these are the biomass where the waste material of any living beings that can produce the biomass either by the waste of the living beings or by the dead of any living beings. Next conventional source of energy is the biogas. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बायोगैस जो है ये वेरियस टाइप्स ऑफ द गैसेस का मिक्सचर है। तो कौन कौन सी गैसेस जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मिलकर क्या बनाती हैं बायोगैस को। दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ द गैसेस that are present in the biogas, and there is the mixture of the various types of the gases that constitute the biogas, and it is produced due to anaerobic fermentation। और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है बायोगैस जो है, due to the anaerobic fermentation of the biomass। that means anaerobic, that is the absence of oxygen, in the absence of oxygen। तो इसमें क्या है कि जो फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास है, इसमें जो क्या करते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज द बायोमास। एंड नेक्स्ट our conventional source of energy is the wind energy। moving air is called wind। घूमती हुई, मूव करती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय सन। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द सन। जब हमारी अनइवन हीटिंग ऑफ द सन दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। सपोज दिस इज द सन, ये क्या है, सन है, और सन की जो अनइवन हीटिंग जो है, सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर अनहीटिंग जो है, अनइवन हीटिंग जो है सन की, वो इस सरफेस के ऊपर गिरती है। तो जिस सरफेस के ऊपर ये सन की हीट गिरती है, दैट मीन्स वहां से जो एयर, उस एरिया में जितने की एरिया पर सन की हीट गिर रही है, वहां पर जो एयर है, दैट मीन्स दैट एयर इज हॉटर एयर। वो एयर जो होगी वो कौन सी एयर होगी, हॉटर एयर होगी। और हॉटर एयर जो होती है दैट इज लाइटर एज कंपेयर टू द कूलर एयर। तो ये हॉटर एयर जो होगी उसकी कोशिश जो होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द कूलर एयर, वो कूलर एयर की तरफ मूव करेगी। और कूलर एयर कौन सी होगी, जहां पर सन की हीट जो होगी वो उस एरिया पर कम पड़ेगी। तो दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनइवन हीटिंग ऑफ द सन दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। When the fast moving wind rotates, जब जो फास्ट मूव करती हुई विंड जो है, जब वो मूव करती है, तो जो उसके ब्लेड्स होते हैं विंड मिल के, इट शाफ्ट रोटेट्स। ऑटोमेटिकली जितनी ज्यादा विंड जो होगी वो फास्ट होगी, उतनी ही ज्यादा जो विंड मिल के जो ब्लेड्स होंगे वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। एंड आर्मेचर ऑल्सो रोटेट, और जो उस विंड मिल के साथ जो एक जनरेटर या आर्मेचर लगा होगा वो भी उसके साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और उसके मूव करने के साथ, जितनी फास्ट के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो मूव करेगा, उतनी ही ज्यादा वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, विच इज फर्दर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। और वही इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फर्दर वेरियस पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। अब एडवांटेजेस के हैं विंड एनर्जी के, ये नेचुरल रिसोर्स है, दैट मीन्स इट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, इट इज इको फ्रेंडली है, कोई इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज द इको फ्रेंडली। अब इसके साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इट कांट बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। हर जगह जो है वो विंड जो है दैट मीन्स दैट इज नॉट
पॉसिबल, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया। अब उसको बनाने के लिए है, अगर विंड मिल को बनाने के लिए जो है वो लार्ज एरिया की जरूरत होती है। इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, और ये काफी महंगा प्रोजेक्ट है। विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, हवा हर वक्त नहीं चलती है। दैट मीन्स इट डज नॉट पॉसिबल दैट विंड ब्लोज एवरी टाइम। सो विंड एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस, इस वजह से विंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है हर समय, एवरी टाइम। मिनिमम स्पीड ऑफ विंड एनर्जी, और मिनिमम स्पीड जो है उसको रोटेट करने के लिए वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कितनी स्पीड जो है वो कितनी स्पीड के साथ 15 किलोमीटर पर आवर के साथ वो ब्लो कर सके। नेक्स्ट सोर्स इज द सोलर एनर्जी। तो जो हमारी सोलर एनर्जी है, इसमें हमें पता है कि सोलर एनर्जी जो है दैट मीन्स आवर मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज द सन। हमारा मेन सोर्स जो है सोलर एनर्जी का वो क्या है, सन है। एंड इट इज एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, और ये वो एनर्जी है जो हम कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दिस एनर्जी हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हॉटर, और ये जो होती है वो अर्थ के टेम्परेचर को हॉटर करने में हेल्प करती है, मेंटेन करती है उस टेम्परेचर को। कॉजेज एयर करंट्स इन एटमॉस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर में जो है वो एयर करंट्स को कॉज करती है, वाटर साइकिल को कॉज करती है, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और मेन रोल जो है सोलर एनर्जी का, दैट मीन्स solar energy plays an important role in the process of photosynthesis. By this solar energy, the green plants, they can trap the solar energy and they can prepare their own food themselves in the presence of sunlight in the form of carbon dioxide and water. So solar energy plays a very important role in the photosynthesis. Next is the solar constant. It is the total energy that falls on, और ये total energy है जो fall करती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। अब कुछ लिमिटेशंस भी है इस सोलर एनर्जी। अभी तो हमने कहा कि सोलर एनर्जी जो है दैट मींस दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय दिस सोलर एनर्जी द ग्रीन प्लांट्स दे कैन trap the sunlight and they can prepare their own food themselves. But from one side, other side से अगर हम देखें तो there are some limitations for regarding the solar energy. It falls in diffuse form, ये diffuse form में fall करती solar energy होती है। It is not available all the time, solar energy हर वक्त available नहीं होगी। It is not available at all places, और हर जगह पर possible नहीं है कि solar energy जो है वो available हो। And the last topic of this chapter, that is the sources of energy, is a non-conventional source of energy, and the main non-conventional source of energy is the nuclear energy. And what do you mean by nuclear energy? It is the energy that possessed by the nucleus of atoms. ऐसी एनर्जी जो कि किसके द्वारा possessed होती है, by the nucleus of atoms के। And it is the process due to which energy of nucleus is released. और ये एक ऐसा process है, it is the process in which the energy of the nucleus is released. इसमें जो energy है nucleus की वो क्या होती है, released होती है। So this is the nuclear energy. Next types of the nuclear reactions. Mainly there are two types of the nuclear reactions, that is nuclear fission and the nuclear fusion. न्यूक्लियर फिशन, इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है व्हेन अ बिगर मॉलिक्यूल, जब कोई बिगर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स और बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। मतलब न्यूक्लियर फिशन जो है इट इज द प्रोसेस इन विच द energy is released when the bigger nucleus splits into 2 or more smaller nuclei या lighter nuclei। जब एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो 2 या 2 से अधिक smaller nuclei या lighter nuclei में split हो जाता है। Suppose this is the bigger nucleus and it splits into 2 or more lighter nuclei or the smaller nuclei. So एक ये दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस में कोई भी जो आपके एटम्स होते हैं, और एटम्स जो होते हैं वो पूरी तरह से जो होते हैं वो अनस्टेबल नहीं होते हैं, पर उनको अनस्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हाई स्पीड के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं
सच एज प्रोजेक्टाइल जो होते हैं उनको उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है और वो काफी स्पीड के साथ उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूट्रॉन एंड इट बिहेव जस्ट लाइक एज ए प्रोजेक्टाइल। तो ये न्यूट्रॉन जो होगा वो स्प्लिट होकर क्या बनाएगा, टारगेट न्यूक्लियस को बनाएगा, काफी वहां से न्यूक्लियस होंगे वो जनरेट होंगे और वो टारगेट न्यूक्लियस जो होगा वो फर्दर आगे फिशन प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाएगा। दिस इज द फिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज द फिशन प्रोडक्ट। उसने आगे फिशन प्रोडक्ट्स को जनरेट किया एंड फर्दर 1 2 3 टाइप्स के जो वो न्यूट्रॉन जो है जनरेट किए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज द रिएक्शन इन विच स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये एक ऐसा प्रोसेस है जस्ट अपोजिट टू द न्यूक्लियर फिशन जिसमें कि स्मॉलर न्यूक्लियाई जो होंगे दैट इज combines to form bigger molecule। इसमें smaller nuclei जो होंगे, these are the smaller nuclei and they combines to form the bigger molecule। Smaller nuclei combines to form the bigger nuclei। इसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई जो होंगे वो कंबाइन कर क्या बनाएंगे, बिगर न्यूक्लियस बनाएंगे। दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी भी है। द रिएक्शन दैट अकर्स इन द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जो रिएक्शन हमारे सन में अकर करती है दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, हैजार्ड्स ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशंस। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। न्यूक्लियर वेस्ट को जो है डिस्पोज करना वो आज की डेट में जो है सबसे बड़ी एक बिगर प्रॉब्लम है। देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। इसका जो एक रिस्क भी है कि अगर ये न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है अगर ये लीकेज हो जाती हैं दैट मीन्स देयर इज द बिगर प्रॉब्लम। अब एंड जैसे आप हिरोशिमा और नागासाकी में आपने देखा होगा कि जो वहां गैस लीकेज हुई थी तो आज भी उसके जीन्स जो है वो क्या है, वो आज भी उसके जीन्स जो है उसी तरह से उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट्स जो होते हैं वो जरूर पाए जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंटल लीकेज। इस न्यूक्लियर रेडिएशंस का भी जो एक रिस्क है, अगर ये लीकेज हो जाती है तो दैट मीन्स दैट इज द बिगर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम। इट हैज हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। अगर इसको इंस्टॉल करवाना है दैट मीन्स इट हैज हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल्स। और इसमें जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है न्यूक्लियर फ्यूल्स की सच एज यूरेनियम। सो दीज आर ऑल अबाउट द sources of the energy and various topics are to be covered in this chapter, that is the sources of energy, types of sources of energy, conventional sources of energy and the non-conventional sources of energy. So here the chapter is to be completed and all the concepts are to be discussed in very detail.